भारत के प्रमुख बंदरगाह को कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है पर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और कुछ ही बंदरगाह हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। उन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में जो भी इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी कवर करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। इसीलिए पहले आप वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जिसके बाद आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि बंदरगाह किसे कहते हैं और बंदरगाह का निर्माण क्यों किया जाता है। तो भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है और यह व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। जल मार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था, मतलब कि प्राचीन समय में जो जल मार्ग से नावों के द्वारा व्यापार किया जाता था, पर वही आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। जलयान मतलब कि समुद्री जहाजों के द्वारा किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है, मतलब कि अगर हम समुद्री जहाजों के द्वारा व्यापार करें तो जो वो हवाई जहाज के मुकाबले में काफ़ी सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर हम समुद्री जहाजों के द्वारा व्यापार करेंगे तो नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे, मतलब कि कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेंगी, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इसी को बंदरगाह कहा जाता है। इसको मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पर रेलगाड़ियाँ आकर रुकती हैं, सवारियों को लेकर आती हैं, जिन सवारियों को उतरना है वो उतर जाते हैं और कुछ सवारियाँ फिर चढ़ती हैं और रेलगाड़ी चल पड़ती है। और उसी प्रकार बस स्टैंड होता है जहाँ पर बसें आकर रुकती हैं, कुछ सवारियाँ उतरती हैं, उस पर भी कुछ सवारियाँ चढ़ती हैं। उसी प्रकार जो ये बंदरगाह है ये हम शिप स्टैंड भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो समुद्री जहाज हैं आकर खड़े होते हैं। ज़्यादातर हम जो बंदरगाह है इसका उपयोग वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए करते हैं। तो जो वस्तुएं उस पर लोड होती हैं उन्हें उतारा जाता है। अगर कुछ वस्तुओं को और उस पर लोड करना है तो उसको लोड कर दिया जाता है और समुद्री जहाज को आगे भेज दिया जाता है। मतलब कि बंदरगाह को हम शिप स्टैंड भी कह सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि भारत में 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो याद रखिएगा 13 बड़े यानी कि मुख्य रूप से जो बड़े बंदरगाह हैं वो 13 हैं और छोटे छोटे 200 बंदरगाह हैं। तो एग्जाम में इन्हीं 13 बंदरगाहों से सवाल पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हम इन 13 बड़े बंदरगाहों को डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। और जो ये 13 बड़े बंदरगाह हैं, भारत में 13 जो बड़े बंदरगाह हैं इनमें से सबसे ज़्यादा बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में हैं। तो 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में हैं जो कि सर्वाधिक हैं। 13 टोटल हैं भारत में बड़े बंदरगाह, उनमें से सबसे ज़्यादा 3 बंदरगाह, बड़े बंदरगाह की बात कर रहा हूँ मैं, ये तमिलनाडु में है। और जो छोटे बंदरगाह हैं 200, उसमें से सबसे ज़्यादा बंदरगाह छोटे वाले ये महाराष्ट्र में हैं। कितने? 53। तो जो छोटे बंदरगाह हैं 200, उसमें से सबसे ज़्यादा 53 बंदरगाह महाराष्ट्र में हैं। और जो बड़े बंदरगाह हैं 13 बंदरगाह, उनमें से सबसे ज़्यादा बंदरगाह 3 तमिलनाडु में हैं। आशा करता हूँ आपको ये फैक्ट याद रहेगा। तो आगे हम देखते हैं कि बंदरगाह जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा है कृत्रिम बंदरगाह। तो मैं आपको समझाता हूँ कि प्राकृतिक बंदरगाह क्या होता है और कृत्रिम बंदरगाह क्या होता है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह के बीच अंतर समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बंदरगाह के लिए जरूरी क्या होता है। तो बंदरगाह के लिए जरूरी है कि जहाँ पर बंदरगाह है वहाँ पर समुद्र शांत होना चाहिए, नहीं तो तेज समुद्र की लहरें और तेज हवाएं बंदरगाह को तो नुकसान पहुँचाएंगी ही, साथ ही साथ जो वहाँ पर समुद्री जहाज खड़े होंगे उन्हें भी नुकसान पहुँचाएंगी। इसीलिए जो बंदरगाह जहाँ पर होते हैं वहाँ की तट रेखा सीधी नहीं टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए, मतलब कि कुछ इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। सीधी तट रेखा नहीं होनी चाहिए ताकि समुद्र की लहरें शांत रहें,
क्योंकि अगर तट रेखा सीधी होगी तो लहरें भी सीधा टकराएंगी और समुद्री हवाओं का भी सामना करना पड़ेगा। तो हमेशा तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए बंदरगाह के लिए। तो पहले देखते हैं कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन से होते हैं। वैसे तो नाम से ही क्लियर है, जो आप ये इमेज देख रहे हैं यह है प्राकृतिक बंदरगाह। तो प्राकृतिक बंदरगाह से मतलब है कि जो बंदरगाह के विकास के लिए परिस्थितियां चाहिए वो प्राकृतिक रूप से ही विद्यमान हो, मतलब कि बिना मानव के प्रयास से जो तट रेखा हो वो टेढ़ी मेढ़ी हो। टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा ही बंदरगाह के लिए अनुकूल होती है ना, तो बिना मानव के प्रयास के ही जो तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो और प्राकृतिक रूप से ही परिस्थितियां जो चाहिए वो विद्यमान हो, उसी को हम प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। तो कृत्रिम बंदरगाह क्या होते हैं? जैसा कि आपको पता होगा कि प्राकृतिक बंदरगाह हर जगह तो नहीं हो सकते ना, पर देश के विकास के लिए आयात निर्यात तो जरूरी है। इसीलिए जहां पर बंदरगाह के विकास के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, वहां पर कृत्रिम रूप से मानव के प्रयासों द्वारा परिस्थितियों को बंदरगाह के अनुकूल बनाया जाता है। मतलब कि मानव के प्रयासों के द्वारा उस बंदरगाह को परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये है कृत्रिम बंदरगाह। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक कंक्रीट की दीवार बना दी गई है। ये कंक्रीट की दीवार क्यों बनाई गई है? ताकि ये तेज समुद्री लहरों का सामना कर सके और तेज तूफानी हवाओं का भी सामना कर सके, ताकि बंदरगाह को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये कंक्रीट की दीवारें मानव के प्रयासों के द्वारा बनाई गई है ना, ताकि बंदरगाह के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो। तो इसी को कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। आशा करता हूँ आपको प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह क्या होता है इसके बीच अंतर समझ आया होगा। अब हम एक एक करके भारत के जो प्रमुख 13 बंदरगाह हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो अब हम एक एक करके भारत के जो प्रमुख 13 बंदरगाह हैं उन्हें कवर करते हैं, क्योंकि यही 13 बंदरगाह बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ बंदरगाह डिटेल में पूछे जाएंगे और कुछ सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये किस राज्य में है, तो हम उसी प्रकार उन्हें कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा भारत का नक्शा है। तो ये तट रेखा आप देख रहे हैं ना, तो तट रेखा पर ही होंगे बंदरगाह। तो इस साइड है, ये है पश्चिमी तट रेखा। पश्चिमी तट रेखा पर 6 बंदरगाह हैं और ये है पूर्वी तट रेखा। पूर्वी तट रेखा पर भी 6 बंदरगाह हैं। तो 6 पश्चिमी तट रेखा पर हैं, 6 पूर्वी तट रेखा पर हैं। कितने हुए? 6 और 6 12। और एक जो आप देख रहे हैं यह है पोर्ट ब्लेयर। ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर एक बंदरगाह बना हुआ है। तो कुल 13 बंदरगाह हो गए, 6 पश्चिमी तट पर, 6 पूर्वी तट पर और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। 13 बंदरगाह हम पढ़ेंगे। तो आपको इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लीजिए। लास्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करिए। उसके बाद जब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तब आप इसके नोट्स बना लेना। और जिस प्रकार मैंने ये मैप बनाया है ना, उसी प्रकार मैप आप बनाकर जैसे जैसे मैंने ये बंदरगाह लिखे हैं आप भी क्रम वाइज इसको ऐसे ही लिखना। एक बार वीडियो देख लेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे और एक बार आप अपने हाथ से लिख लेंगे, तो उसके बाद आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं पश्चिमी तट से। पश्चिमी तट पर पहला बंदरगाह है, ऊपर सबसे आप देख रहे हैं, यह है कांडला बंदरगाह। तो यह है गुजरात राज्य में स्थित है और कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया था। याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत विभाजन के बाद कौन सा बंदरगाह सर्वप्रथम विकसित किया गया था, तो ये था कांडला बंदरगाह। क्यों किया गया था? क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिमी देशों के साथ जो हम व्यापार करते थे वो कराची बंदरगाह के साथ करते थे, मतलब कि कराची बंदरगाह का हम प्रयोग करते थे। पर आज़ादी के बाद जो कराची बंदरगाह है वो तो पाकिस्तान के पास चला गया, तो हमने जो गुजरात राज्य में है ये कांडला बंदरगाह इसे विकसित कर लिया। तो हम स्वतंत्रता के बाद अब कांडला बंदरगाह का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और यह बंदरगाह उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति करता है, मतलब कि उत्तर भारत की जो सर्वाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ना, वो इसी बंदरगाह से होती है। तो आप सोचेंगे बाकी बंदरगाहों से क्यों नहीं होती?
क्योंकि आप देखिएगा तो उत्तर भारत के सबसे नज़दीक यही बंदरगाह है ना। अगर हम मान लीजिए इस बंदरगाह से सामान मंगाते हैं तो ऊपर तक ले जाने में उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इस बंदरगाह के मुकाबले ज़्यादा पड़ेगी ना। इस बंदरगाह से अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, और ये जो बंदरगाह है ये नज़दीक है तो यहाँ से हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बचत होगी, तो वो वस्तुएं भी कम महंगी होंगी। इसीलिए जो कांडला बंदरगाह है इसी बंदरगाह से उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति की जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। तो कांडला बंदरगाह हमने देख लिया। अब गुजरात के नीचे आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह। तो यह है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। तो मुंबई है तो यह महाराष्ट्र राज्य में ही होगा, और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखिएगा। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। जो भी कृत्रिम बंदरगाह होंगे ना वो मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कृत्रिम है तो आप जान लीजिएगा कि ये प्राकृतिक ही होगा, क्योंकि 3 ही कृत्रिम बंदरगाह आपको याद रखने हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। बाकी सब प्राकृतिक बंदरगाह ही होंगे। तो ये मुंबई बंदरगाह भी प्राकृतिक बंदरगाह ही है, और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये याद रखिएगा। और भारत का सर्वाधिक व्यापार भी इसी बंदरगाह से होता है। किस बंदरगाह से? मुंबई बंदरगाह से भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है, और इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया। किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो यह है मुंबई बंदरगाह। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा व्यापार होता है ना, इसीलिए इसके वर्कलोड को कम करने के लिए, इस पर से दबाव कम करने के लिए एक और नए बंदरगाह का निर्माण किया गया। यह है न्हावा शेवा बंदरगाह। यह भी महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है, क्योंकि मुंबई बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए इसको विकसित किया गया था। और याद रखिएगा यह कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा? न्हावा शेवा बंदरगाह, यह कृत्रिम बंदरगाह है। इसको क्यों निर्माण किया गया? ताकि मुंबई बंदरगाह से जो ट्रैफिक है वो कम हो सके। और इसका अन्य नाम, न्हावा शेवा बंदरगाह का अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। तो ये पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसे कहते हैं? तो न्हावा शेवा बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, और यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। और इसका निर्माण, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, तो याद रखिएगा। तो अब हम आगे देखते हैं। हमने पश्चिमी तट के ऊपर वाले 3 बंदरगाह कांडला, मुंबई और न्हावा शेवा, इन्हें कवर कर लिया। अब हम देखते हैं अगला चौथा बंदरगाह, यह है मर्मागांव बंदरगाह, जिसे मोरमुगांव बंदरगाह भी कहते हैं। और यह महाराष्ट्र के नीचे क्या है? गोवा। तो यह गोवा राज्य में स्थित है। हम इसी प्रकार क्रम वाइज करेंगे, और आप भी इसी प्रकार इसे याद करना, ताकि आपको ये भूले ना कि इसका क्रम क्या है, क्योंकि कई बार इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि जो बंदरगाह हैं इन्हें उत्तर से लेकर दक्षिण के क्रम में सजाइए, तो आपको क्रम वाइज याद रखने हैं। तो मर्मागांव बंदरगाह है गोवा राज्य में, और यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदी वाली वीडियो में बताया था कि जुआरी नदी गोवा की नदी है, और मैंने वहाँ पर आपको ट्रिक भी बताई थी कि इसे याद कैसे रखना है। तो अगर आपने नदियों वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में मैंने 3 वीडियो बनाई थी नदियों के ऊपर, और तीनों वीडियो में पूरी भारत की नदियाँ कवर कर दी थी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। तो ये जो बंदरगाह है ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि ईरान को लौह अयस्क का निर्यात भी इसी बंदरगाह से किया जाता है। किस बंदरगाह से? मर्मागांव बंदरगाह से। यहीं से जो लौह अयस्क है उसका निर्यात ईरान को किया जाता है। तो हमने मर्मागांव बंदरगाह तक देख लिया। तो हमने कहाँ तक देख लिया? गोवा तक। अब गोवा के नीचे क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक बंदरगाह आपको याद रखना है, यह है न्यू मंगलोर बंदरगाह। मंगलोर और बंगलोर एक ही तरह साउंड आ रहा है ना, मंगलोर बेंगलोर। तो ये बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो उसी प्रकार आप याद रखिएगा न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। बस इससे यही पूछा जाता है, और डिटेल में नहीं पूछा जाता। बस यही पूछा जाता है कि मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। और इसी के साथ कर्नाटक के नीचे क्या है? केरल। तो केरल में यही बंदरगाह है कोची बंदरगाह, जिसे कोचिन बंदरगाह भी कहते हैं, और यह केरल राज्य में है। तो आप लोग को ये दोनों बस यही याद रखने हैं कि जो मंगलोर है ये कर्नाटक में है और कोची केरल में। तो अब हम आगे देखते हैं। हमने पश्चिमी तट के जो 6 बंदरगाह थे उन्हें पढ़ लिया। अब हम पूर्वी तट के जो 6 बंदरगाह हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे ऊपर है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। आपने
से अलग अलग भी पढ़ा होगा, कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह। पर ये जो 13 बंदरगाह हैं उनमें एक ही काउंट होते हैं, मतलब कि कोलकाता और हल्दिया, इन्हें दो काउंट नहीं किया जाता, इनको एक ही काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हल्दिया बंदरगाह है ये कोलकाता बंदरगाह की सहायता के लिए बना है, मतलब कि कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह, इसीलिए इसे एक ही काउंट किया जाता है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर होगा, तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर है। याद रखिएगा, ये किसी समुद्री तट पर नहीं है, ये हुगली नदी के तट पर है। और जो इसका सहायक बंदरगाह बनाया गया है वो समुद्री तट पर है और वो है हल्दिया बंदरगाह। तो जो कोलकाता बंदरगाह है ये हुगली नदी पर है। मैंने आपको नदी वाली वीडियो में बताया था। मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया था कि पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज बनाया गया था। वहाँ पर से क्या किया जाता है, गंगा नदी की एक धारा को पश्चिम बंगाल में मोड़ दिया जाता है फरक्का बैराज के द्वारा, और इसी धारा को हम कहते हैं हुगली नदी। तो जो ये कोलकाता बंदरगाह है, यहाँ पर एक समस्या है कि यहाँ पर गाद काफी मात्रा में इकट्ठी हो जाती है और जिससे जो जल का स्तर है वो काफी कम हो जाता है। तो हुगली नदी के द्वारा यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है और तब भी यहाँ पर गाद काफी मात्रा में रहती है, जिस कारण समुद्री तट पर एक बंदरगाह, इसका सहायक बंदरगाह बनाया गया जिसे हम कहते हैं हल्दिया बंदरगाह। तो जो हल्दिया बंदरगाह है यह समुद्री तट पर स्थित है और हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, याद रखिएगा। इसीलिए हम कोलकाता हल्दिया बंदरगाह इसे साथ साथ पढ़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल के नीचे है उड़ीसा। तो उड़ीसा में है बंदरगाह कौन सा, पारादीप बंदरगाह। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। तो इसे हम एक ट्रिक की सहायता से भी याद कर सकते हैं। जैसे उड़ीसा में है उड़, हम इसे रिलेट करेंगे उड़ से, और पारादीप के आगे है पार यानी कि पर। तो उड़ने के लिए पर की जरूरत होती है ना, पारादीप को आप रिलेट करेंगे पर और उड़ीसा को उड़, तो उड़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, तो पर की जरूरत होती है। तो इस ट्रिक से आप रिलेट करके इसे याद रख पाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये नाम से क्लियर नहीं हो रहा था कि ये किस राज्य में स्थित होगा, इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बता दी। तो याद रखिएगा, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और याद रखिएगा कि झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। तो झारखंड की कोई समुद्री सीमा नहीं है ना, पर वहाँ पर खनिजों का भंडार है। मैंने आपको जो भी महत्वपूर्ण खनिज संसाधन हैं उनकी वीडियो बना दी हुई है। मैंने लेटेस्ट डाटा के अनुसार वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख लेना अगर आपने वीडियो नहीं देखी। तो झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से यानी कि पारादीप बंदरगाह से ही जापान को निर्यात किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हमने देख लिया, और उड़ीसा के नीचे क्या है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह। जैसा कि नाम से क्लियर है कि विशाखापट्टनम कहाँ पर होगा, तो ये आंध्र प्रदेश में होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था, तो वो था मुंबई बंदरगाह। अब ये है सबसे गहरा बंदरगाह, याद रखिएगा। और इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। तो जैसे हमने पढ़ा कि बंदरगाह के लिए क्या जरूरी है कि वो समुद्र की जो लहरें हैं और तेज हवाएं हैं उनसे बचा रहे। तो इसके लिए प्राकृतिक रूप से ही जो विशाखापट्टनम बंदरगाह बना है ना, तो प्राकृतिक बंदरगाह ही होगा ये। और प्राकृतिक रूप से ही जैसे मान लीजिए ये बंदरगाह है, ये बंदरगाह है, तो यहाँ पर एक पहाड़ी है डॉल्फिन नोज नामक की, जो इसे समुद्री लहरों और तेज हवाओं से बचाती है। तो ये प्राकृतिक रूप से ही है और ये बंदरगाह भी प्राकृतिक ही है, इसीलिए याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह के निकट कौन सी पहाड़ी है, तो यह है डॉल्फिन नोज पहाड़ी, याद रखिएगा। तो पूर्वी तट के हमने 3 बंदरगाह पढ़ लिए। बाकी के जो 3 बंदरगाह हैं वो एक ही राज्य में हैं। कौन से, तमिलनाडु। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था ना कि भारत के जो प्रमुख 13 बंदरगाह हैं उनमें से सर्वाधिक 3 बंदरगाह एक ही राज्य में हैं। कौन से, तमिलनाडु। तो ये कौन कौन से बंदरगाह हैं, पहला है एन्नोर बंदरगाह, दूसरा है चेन्नई बंदरगाह और तीसरा है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेन्नई बंदरगाह के बारे में। तो यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, याद रखिएगा यह कृत्रिम बंदरगाह है। और 100 में से 90% जब भी क्वेश्चन कृत्रिम बंदरगाह पर आएगा तो ये चेन्नई वाला ही पूछा जाता है।
मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो जितनी बार भी कृत्रिम बंदरगाह के बारे में पूछा जाता है ऑप्शन में चेन्नई बंदरगाह ही दिया होता है। तो चेन्नई बंदरगाह को तो रट लेना कि यह कृत्रिम बंदरगाह ही है, याद रखिएगा। और 3 बंदरगाह हैं जो कृत्रिम बंदरगाह हैं। एक तो हम पढ़ लिया चेन्नई, दूसरा भी हम पढ़ेंगे एन्नोर बंदरगाह, और एक हमने पढ़ा था पहले नावा शिवा बंदरगाह, जो मुंबई से वर्कलोड कम करने के लिए बनाया गया था ना कृत्रिम रूप से, नाहवा शिवा। तो एक हो गया नाहवा शिवा, दूसरा हो गया एन्नोर, और तीसरा कौन सा है? चेन्नई। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? चेन्नई। ज़्यादातर यही एग्जाम में पूछा जाता है, चेन्नई बंदरगाह। तो यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो जैसे मुंबई बंदरगाह था तो उस पर ज़्यादा वर्कलोड हो गया था तो नाहवा शिवा बंदरगाह बनाया गया। उसी प्रकार चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए, जो इसका वर्कलोड है उसे कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह बनाया गया। तो ये भी कृत्रिम बंदरगाह है और यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, याद रखिएगा, एन्नोर बंदरगाह। तो एन्नोर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह के बाद एक और है तमिलनाडु में, यह है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो तूतीकोरिन बंदरगाह को चिदंबरनार बंदरगाह भी कहते हैं, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि चिदंबरनार बंदरगाह किसे कहते हैं, तो तूतीकोरिन बंदरगाह को ही कहते हैं। और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। जैसा कि यह है तो तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की इधर क्या है, तो मन्नार की खाड़ी है ना, इधर श्रीलंका है और ये द्वीप है, इधर है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार खाड़ी में ये स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह, इसीलिए याद रखिएगा। और जो ये तूतीकोरिन बंदरगाह है यह एक छिछला बंदरगाह है। छिछला बंदरगाह मतलब कि यहाँ पर समुद्र की जो गहराई है बहुत कम है, इसीलिए अगर कोई भी समुद्री जहाज आता है तो वो इस बंदरगाह से 5 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाता है, वहीं पर वो खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ पर छोटी छोटी नावें जाती हैं और जो बड़ा सा जलयान है, यानी कि जो बड़ा सा समुद्री जहाज है, वहाँ से जो भी माल आया होता है, जो भी गुड्स आई होती हैं, उन्हें उतारा जाता है और छोटी छोटी नावों द्वारा लेकर आया जाता है। क्योंकि जो बड़ा समुद्री जहाज है यहाँ पर आकर वो फंस जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी छिछला है, काफ़ी कम गहराई वाला है, इसीलिए छोटी छोटी नावें जाती हैं, वहाँ से सामान उतार कर ले आती हैं। तो पूर्वी तट के 6 बंदरगाह हमने पढ़ लिए, पश्चिमी तट के भी 6 बंदरगाह पढ़ लिए। अब एक बंदरगाह बचा, यह है पोर्ट ब्लेयर, और यह अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। बस इतना ही पूछा जाता है। वैसे भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये याद रखिएगा। तो थ्योरी सेक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं, तो कितने हैं हमने पढ़े 13, 6 + 6 + 1, तो 13 मुख्य बंदरगाह हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है, याद रखिएगा, वो पश्चिमी तट पर नहीं है, मतलब कि पूर्वी तट पर होना चाहिए। तो कांडला ये भी पश्चिमी है, मुंबई ये तो है पश्चिमी, मंगलोर ये भी पश्चिमी है, पर एन्नोर, एन्नोर तो पूर्वी है। अभी हमने पढ़ा ना, तमिलनाडु में पढ़ा था एन्नोर के बारे में, एन्नोर और कौन सा चेन्नई और तूतीकोरिन, ये हमने पढ़ा था पूर्वी बंदरगाह है, तो ये पश्चिमी बंदरगाह नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। अब यहाँ इन्होंने पूछ लिया कि पूर्वी तट पर नहीं है, यानी कि पश्चिमी तट पर कौन सा है। तो ये देखते ही पता लग रहा है, नाहवा शिवा। मुंबई पश्चिमी तट पर है, उसी के नीचे था नाहवा शिवा, तो नाहवा शिवा पश्चिमी तट पर स्थित है, मतलब कि पूर्वी तट पर नहीं है। इसका सही जवाब होगा नाहवा शिवा। तो अगला प्रश्न है कि मरमागांव बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो मैंने पीछे आपको इसकी ट्रिक नहीं बताई, वैसे भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पीछे देखेंगे तो मरमागांव के पीछे के गाँव और गोवा एक ही तरह है ना, गाँव गोवा, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो मरमागांव बंदरगाह स्थित है गोवा राज्य में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है। तो हमने इसे ट्रिक से पढ़ा था कि उड़ने के लिए क्या चाहिए, तो पर चाहिए। तो उड़ीसा राज्य में कौन सा बंदरगाह है, तो पारादीप बंदरगाह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। तो हमने पढ़ा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो ये है विशाखापट्टनम। ये सबसे गहरा है, सबसे बड़ा मुंबई है और सबसे पुराना चेन्नई है, तीनों याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया था और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था और भी कई बार पूछा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर ऑप्शन में चेन्नई ही दिया होता है, तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे पुराना बंदरगाह है। और अगर चेन्नई ना दिया होता तो और भी मैंने आपको बताए थे, नाहवा शेवा और एन्नोर और चेन्नई, ये 3 बंदरगाह हैं जो कि कृत्रिम बंदरगाह हैं। ज़्यादातर चेन्नई ही दिया होता है, तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई।
अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो पहले तो आप बताइए कि जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये किसका अन्य नाम है? तो ये नहावा शिवा बंदरगाह का अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहाँ पर होगा? तो ऑप्शन में मुंबई दिया हुआ है। वैसे तो ये महाराष्ट्र में है, मैंने आपको बताया था, पर मुंबई का एक सहायक बंदरगाह है, उसके वर्कलोड को कम करने के लिए बनाया गया था, तो ये मुंबई इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो यह है मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? हमने पढ़ा कौन सा है? मुंबई। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और जो ये विशाखापट्टनम है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया था? तो बताइए मुंबई बंदरगाह के जो वर्कलोड है उसका दबाव कम करने के लिए कौन सा कृत्रिम रूप से बंदरगाह बनाया गया था? तो ये था नहावा शिवा बंदरगाह। अभी हमने पढ़ा इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि स्वतंत्रता के बाद पहले हम कराची बंदरगाह का प्रयोग करते थे, तो उसके अल्टरनेट में हमने सब्स्टिट्यूट कौन सा बंदरगाह यूज़ किया? तो हमने कांडला बंदरगाह को विकसित किया स्वतंत्रता के बाद। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।